हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम जूरिस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8, 9 एंड 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर्स 1 to 7 डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन कंपनीज एक्ट। वहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट की डिटेल वीडियोस अलोंग विद MCQs जो है वो मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए है, प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल सो दैट यू कैन रिसीव दी अपडेट्स, ताकि आपकी कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। चैप्टर 8 डील्स विद डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन है 123 to 127। Chapter 9 deals with accounts of companies, section number 128 to 138, and Chapter 10 deals with audit and auditors, sections 139 to 148. Chapter number 8 में we are moving on. Section number 23, sources of dividend. जो पैसा आप एज अ डिविडेंड दोगे वो कहाँ से आएगा, सेक्शन 123 ये बताता है। तो 4 सोर्सेज हैं डिविडेंड के, ये याद रखना। पहला, करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जो प्रॉफिट आपने इस साल कमाया है, करंट ईयर में कमाया है, ठीक है, तो वहां से आप क्या दे सकते हो, वहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन स्केड्यूल 2 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर में जो आपने प्रॉफिट्स कमाए वहां से डिविडेंड दे सकते हो। सेकेंड, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पुराने सालों का बचा हुआ जो आपका प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी पड़ा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद आप जो डिविडेंड है वो पे कर सकते हो। थर्ड आपका जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट जो आपने कमाया है, एंड थोड़ा सा क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा जो आपका प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स है वहां से भी आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड पे कर सकते हो। इन कॉम्बिनेशन भी आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। फोर्थ, गवर्नमेंट फंड्स, मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी थी डिविडेंड पे करने के लिए, तो वहां से भी जो मनी आपको मिलता है वो भी आपका सोर्स ऑफ डिविडेंड बन जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो डिविडेंड है वो आपका सिर्फ फ्री रिजर्व से दिया जाता है। सिर्फ आप फ्री रिजर्व से डिविडेंड पे कर सकते हो। आप कैपिटल रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स या फिर DRR से पेमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहां से आप डिविडेंड पे नहीं करोगे। डेप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जब तक आप डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं कर दोगे तब तक आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2, डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप एक सेपरेट बैंक में क्या करोगे, डिविडेंड जो है वो डिपॉजिट कर दोगे। नेक्स्ट, रूल 3, डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व्स। इफ प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स सब्जेक्ट टू। ये जो रूल 3 है ये डील करता है डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व्स। आपका पास हो सकता है कि आपके पास क्या है, अब प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप फ्री रिजर्व्स जो है उसका यूज कर लोगे। लेकिन इसकी कंडीशंस है। पहली कंडीशन है रेट कैप, रेट शेल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। आप जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उसका रेट पिछले 3 सालों की एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड कैसे। आपने पिछले 3 years में 10%, 12% एंड 14% का डिविडेंड पे किया है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो आप इस साल क्या कर सकते हो, इस साल आप 12% से ज्यादा जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ये आपका कैप है। लेकिन अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड पे ही नहीं किया है
उस केस में ये वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए नेसेसरी है कि आपने पिछले 3 साल में डिविडेंड पे किया हो। सेकंड कंडीशन है विड्रॉल कैप, कि आप रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो आप कितना निकाल सकते हैं, ये 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। यहां पे एक और थर्ड कंडीशन भी है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लॉसेस। आप रिजर्व से जो भी पैसा निकालोगे सबसे पहले आप क्या करोगे, जो करंट ईयर के लॉसेस है वो सेट ऑफ होंगे एंड उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसके बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हो। नेक्स्ट इज फोर्थ कंडीशन इज बैलेंस कैप। बैलेंस इन रिजर्व शेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। यानी कि आप पैसा निकालने के बाद रिजर्व्स में जो बैलेंस बचेगा वो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप रिजर्व्स को पूरी तरीके से खाली नहीं कर सकते हो, उसमें पैसा बचना चाहिए, एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। ये चारों कंडीशंस जो है क्यूमुलेटिवली फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि आपको हर एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप डिविडेंड पे कर पाओगे। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड 2 एजीएम्स के बीच में दिया जाता है। ठीक है, आपने एक एजीएम कंडक्ट करा लिया लेकिन दूसरी एजीएम अभी आपने कंडक्ट नहीं कराई, इसके बीच में जो टाइम होता है 2 एजीएम के बीच में, यहां पे हम इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है? सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस है वो, या फिर दूसरा करंट ईयर प्रॉफिट्स, एंड तीसरा है प्रॉफिट्स ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। प्रॉफिट्स ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन अगर करंट क्वार्टर में कंपनी को लॉस हो रहा है तो उस केस में इंटरिम डिविडेंड का रेट जो है वो पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। अगेन इंटरिम डिविडेंड भी जब आपने डिक्लेयर किया है, आपके पास 5 डेज का टाइम है कि आप इसको डिपॉजिट कर दे इन दिस सेपरेट अकाउंट। ठीक है, ये भी आपको सिमिलरली जैसे आप डिविडेंड देते हो वैसे ही आप इंटरिम डिविडेंड डिपॉजिट कर देते हो सेपरेट अकाउंट में। प्रोहिबिशन ऑन डिविडेंड। तो कब कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है? पहली सेक्शन 8 कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स। ये कंपनीज बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट्स होती हैं, तो ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती हैं। सेकेंड इज फेलियर टू कंप्लाई सेक्शन 73 और 74। अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है तो कंपनी जो है इक्विटी डिविडेंड नहीं दे सकती है। इक्विटी डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा। जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा शेयर होल्डर्स को एक भी पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर्स को पैसा चाहिए, आप ये जो डिफॉल्ट है इसको खत्म करो। नेक्स्ट गर्दा केमिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। Dividend is not a debt until it is declared by the shareholders in a general meeting. The court held that shareholders cannot compel directors to declare a dividend if directors deem it prudent to plow back profits for business growth. अब गर्दा केमिकल्स के केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जब तक एजीएम में जो है डायरेक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते हैं डिविडेंड, तब तक ये डेट नहीं बनता है। और अगर एक बार डिक्लेयर हो गया है तो उस केस में 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये जो डिविडेंड है ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द अनपेड डिविडेंड अमाउंट, टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यहां आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड।
If dividend not paid within 30 days of declaration, the company must transfer the amount to unpaid dividend account within 7 days from the date of expiry of the said 30 days. आपको डिविडेंड जो है 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा. अगर आप पे नहीं कर पाते हो या फिर डिविडेंड जो है अनक्लेम्ड रह गया है, उस केस में क्या होगा, अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दो. अगर आप 7 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी को 12% पर एनम पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन दी अनपेड अमाउंट. नेक्स्ट, कंपनी पे वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफर के 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट डालनी होगी जिसमें वो शेयर होल्डर्स का नाम और उनका अनपेड अमाउंट मेंशन करेंगे. अगर अनपेड डिविडेंड जो है आपके अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पड़ा रहा है और किसी ने उसको क्लेम नहीं किया है तो अब क्या होगा, तो वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट, एनी मनी ट्रांसफर टू UDA यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच रिमेन्स अनपेड फॉर 7 years शैल बी ट्रांसफर्ड अलोंग विद इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. तो कहां चला जाएगा, IEPF में चला जाएगा. अब जब आपने IEPF में ट्रांसफर कर दिया है अमाउंट, तो आप IEPF 1 फॉर्म जो है वो फिल करोगे एंड इस फॉर्म में आप जो जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है वो आप मेंशन करोगे अलोंग विद द डिटेल्स, जैसे कब आपने ट्रांसफर किया और किस साल का जो वो था वो डिविडेंड था. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. All shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of IEPF, exception if there is a court order restraining transfer of such shares. अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी शेयर होल्डर ने 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है तो सिर्फ अमाउंट ही नहीं, उसका जो शेयर्स है ना वो भी IEPF अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जब वो शेयर्स ट्रांसफर करेगा उससे पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा. शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ेगा और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा. एटलीस्ट 3 months पहले. शेयर होल्डर्स को नोटिफाई करना पड़ेगा. अब अगर पैसा IEPF में या शेयर जो आपके IEPF में ट्रांसफर हो गए, क्या अब शेयर होल्डर्स का इनके ऊपर क्लेम नहीं रहेगा? द आंसर इज नो. शेयर होल्डर्स क्लेम कर सकता है. अब वो क्या भरेगा, वो IEPF 5 फॉर्म भरेगा एंड गवर्नमेंट से क्या कर सकता है, अब वो अपना पैसा एंड अपने शेयर्स जो है वापस मांग सकता है. राइट, यहां पे अगर ट्रांसफर हो गया इसका मतलब लॉस ऑफ ओनरशिप बिल्कुल नहीं है. Shareholder still has ownership and he can claim his shares as well as this amount back. Next, IEPF fund. IEPF फंड के सोर्सेज क्या है, कहां से IEPF में फंड्स आते हैं? पहला, अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर फ्रॉम UDA जो सेक्शन 124 क्लोज 5 के तहत 7 साल के बाद ट्रांसफर होते हैं पैसा. ठीक है, वो अनपेड डिविडेंड आ जाएगा. सेकंड, मैच्योर डेबिट्स एंड डिबेंचर्स. अगर किसी ने अपने डिपॉजिट्स या डिबेंचर क्लेम नहीं किए हैं 7 years तक तो वो भी IEPF फंड का हिस्सा होंगे. थर्ड है आपका एप्लीकेशन मनी. शेयर एप्लीकेशन मनी जो रिफंड होनी थी पर अनक्लेम्ड रह गई, वो भी क्या होगा, IEPF फंड का हिस्सा होगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन दी अबव. फंड के पैसे पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसका पार्ट होगा. ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दी है वो भी इंक्लूड होगी. डोनेशंस और प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स. फ्रैक्शनल शेयर्स के सेल से जो पैसा आता है वो भी क्या होगा, IEPF का पार्ट होगा. नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ IEPF.
पैसा कहाँ यूज कर सकते हो आप IEPF का? पहला, एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कंडक्ट कराना ताकि इन्वेस्टर्स अपने राइट्स जान सकें। रिफंड्स, रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, शेयर्स एक्सेट्रा, अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स और शेयर्स को रिफंड देना। लीगल कॉस्ट, डिसजॉर्ज अमाउंट फॉर क्लास एक्शन सूट्स एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। डिसजॉर्ज अमाउंट क्या होता है? डिसजॉर्ज अमाउंट वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जो इन्वेस्टिगेशन में गलत तरीके से कमाया गया हो एंड उसको हम क्या करते हैं, राइटफुल ओनर्स को वापस देते हैं। लीगल एक्सपेंसेस, वो खर्चा जो क्लास एक्शन सूट्स में सैंक्शन हो, ठीक है, वो हम लीगल एक्सपेंसेस देते हैं, वो भी क्या होगा, IEPF से दिए जाते हैं। अब इस फंड को मैनेज कौन करती है? इस फंड को मैनेज करते हैं IEPF अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? जिसके चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी MCA, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट, सेक्शन 126, डिविडेंड इन एबेयंस। एबेयंस का मतलब क्या होता है? एबेयंस का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन या फिर होल्ड पर रखना। Where any instrument of transfer of shares has been delivered to a company for registration and the transfer has not been registered. Transfer the dividend to unpaid dividend account unless authorized by the transferor. Keep in abeyance any offer of right shares and any issue of fully paid up bonus shares. अब ये किस सिनेरियो की बात कर रहे हैं? ये इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जब आपने क्या किया, आपने शेयर्स जो हैं वो सेल किए एंड आपने ट्रांसफर डीड क्या किया है, कंपनी को भेज दिए। आपने ट्रांसफर डीड कंपनी को भेज दिए, लेकिन कंपनी ने अभी तक बायर का नेम रजिस्टर नहीं किया है। बायर ने अभी तक, जो कंपनी है उसने अभी बायर का नेम रजिस्टर नहीं किया है एंड इसी बीच क्या हो गया है, कंपनी ने डिविडेंड या बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिए हैं। डिविडेंड या बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किसको मिलेगा, हु विल गेट इट। तो सेक्शन 26 ये कहता है कि जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं हो जाता है, जब तक आपका ये जो ट्रांसफर है ये रजिस्टर कंपनी नहीं कर देती है, तब तक कंपनी क्या करेगी, इस डिविडेंड को एबेयंस में रखेगी। मतलब ना तो वो सेलर को देगी और ना ही वो बायर को देगी, बल्कि उसको क्या करेगी, अब उसको डाल देगी वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। सिमिलरली अगर कंपनी बोनस शेयर्स या राइट शेयर लेके आती है, उसको भी क्या करेगी, होल्ड पर रख देगी जब तक ट्रांसफर कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ट्रांसफर जो है खुद कंपनी को रिटर्न में ये लिख के दे दे कि जो पैसा है वो आप बायर को दे दो, तो कंपनी अब क्या करेगी, डिविडेंड बायर को पे कर सकती है। दिस इज वैलिड। नेक्स्ट, सेक्शन 127, फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट। अब सेक्शन 127 डील करता है सिचुएशन से, अगर कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है लेकिन 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाती है, तो अब उस केस में क्या पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 127 डील्स विद। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड और वारंट पोस्टेड विद इन 30 डेज, डायरेक्टर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years प्लस फाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 पर डे। जो भी डायरेक्टर नोइंगली डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है उसे 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, मिनिमम 1000 पर डे है, ये याद रखना, इट इज मिनिमम 1000 रुपीज पर डे। सेकेंड, कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर द डिफॉल्ट पीरियड। जितना डिफॉल्ट पीरियड है उसमें कितना, 18% पर एनम। एक्सेप्शंस, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव एक्सेट्रा। लेकिन कब डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा सेक्शन 127 के अंडर, पहला है ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर किसी लॉ की वजह से डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो तो डेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर। सेकंड, डायरेक्शंस ऑफ शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर ने क्या किया था, शेयर होल्डर ने इंफॉर्मेशन दी थी जो कि फॉलो नहीं हो सकी, और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे शेयर होल्डर ने बोला कि आप पैसा इस एड्रेस पर भेज दो, ठीक है, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो पाया एंड शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया कंपनी ने, उस केस में इसको फेलियर नहीं मानेंगे। थर्ड इज डिस्प्यूट। अगर डिविडेंड के राइट टू रिसीव पर कोई डिस्प्यूट है तो उस केस में जो कंपनी है वो पे नहीं करेगी एंड उसको क्या बोलेंगे, उसको हम डिफॉल्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। फोर्थ, लॉफुल एडजस्टमेंट। अगर शेयर होल्डर को कंपनी को कोई पैसा देना था, शेयर होल्डर वॉज लायबल टू द कंपनी टू गिव सम मनी एंड कंपनी ने क्या किया, वो अमाउंट डिविडेंड से एडजस्ट कर लिया, तो उस केस में भी क्या है, डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट बाय कंपनी। किसी और वजह से जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं थी उस वजह से डिफॉल्ट हो गया है, तो उस केस में भी हम उसको डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, सेक्शंस 128 टू 138। सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट होगी वो एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए, कैश बेसिस पर अलाउड नहीं है, कैश बेसिस पर अलाउड नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। कहाँ रखी जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएगी। लेकिन क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और नहीं रख सकते हैं? सो द आंसर इज नो, रख सकते हैं। अगर बोर्ड चाहे तो किसी और जगह पे भी रख सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, 7 डेज के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे फॉर्म AOC 5 में, ठीक है। इस फॉर्म AOC 5 जो है फिल करेंगे एंड देन दे विल नोटिफाई द आरओसी, और फिर आप कहीं और भी रख सकते हो। आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हो, लेकिन वो इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए और उसका बैकअप आप रेगुलरली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप उसका रेगुलरली बैकअप ले रहे हो। सो एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी ऑन एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री बेसिस। रिटेंशन पीरियड कितना है, 8 साल है। बुक्स ऑफ अकाउंट शेल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो आपको कम से कम 8 ईयर्स तक अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है, तो उस केस में क्या होगा, ये पीरियड 8 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। Electronic mode allowed provided they remain accessible in India and backups are kept on servers physically located in India। और बैकअप कहाँ पे, बैकअप आपने रखा है सर्वर्स जो इंडिया में लोकेटेड है। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लोज 40 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये सब क्या है, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। अब सेक्शन 120 करता है बात क्वालिटी की, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहला, शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स।
यानी कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो उनमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, एक ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए कि अफेयर्स कैसे हैं। सेकंड, शेल कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 133। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डेट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन एनी केस अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती है तो उस केस में कंपनी को डिविएशन बताना पड़ेगा। ऑल्सो उसको डिविएशन का रीजन भी बताना पड़ेगा और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा वो भी उस कंपनी को दिखाना पड़ेगा। थर्ड, शेल बी इन द फॉर्म प्रोवाइडेड इन स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 में जो फॉर्म प्रोवाइडेड है उसी फॉर्म में होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी फॉर कंपनीज हैविंग मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट्स। अब सेक्शन 129 क्लोज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है, कोई एसोसिएट है या कोई जॉइंट वेंचर है तो इनको स्टैंड अलोन अकाउंट्स तो देने पड़ेंगे, अलग अलग से तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनको क्या देना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये देनी पड़ेगी और ये स्टेटमेंट्स एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अमेंडमेंट सेक्शन 129A, न्यू प्रोविजन अब आया है ये 2020 के अमेंडमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज to prepare periodical financial result and obtain approval from the board. Aim to enhance transparency in large unlisted entities. सेंट्रल गवर्नमेंट अब अनलिस्टेड कंपनी से पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट मंगवा सकती है। ये बेसिकली इसीलिए किया गया ताकि अकाउंट्स पर कंट्रोल बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, सेक्शन 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैन बी रीओपन्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इफ। तो इसमें एक चीज ये है कि जो कंपनी है वो खुद से रीओपन नहीं कर सकती है अकाउंट्स, बाकी ये किसके ऑर्डर पे होगा? कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे होगा। अब एनसीएलटी को एप्लीकेशन कौन दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज दे सकती हैं, सेबी दे सकती है, या फिर कोई भी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है तो वो भी एप्लीकेशन दे सकती है। ग्राउंड्स क्या है रीओपनिंग के? तो एनसीएलटी ऑर्डर देगी कब? जब रेलिवेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। रेलिवेंट अकाउंट्स पहले फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर किए गए थे, या फिर अफेयर्स वर मिसमैनेज्ड कास्टिंग डाउट ऑन रिलायबिलिटी। कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज थे जिस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। इन दो ग्राउंड्स पर क्या है, रीओपनिंग का ऑर्डर एनसीएलटी दे सकती है। लेकिन एनसीएलटी ऑर्डर देने से पहले क्या करेगी? उनको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर आईटी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। अब इसके बाद जो अकाउंट्स रिकास्ट या रीओपन होके नए बनेंगे, ठीक है, रीओपन होके जो न्यू बनेंगे, न्यू अकाउंट्स बनाएगी कंपनी, अब वो क्या होंगे? वो हो जाएंगे आपके फाइनल। कितने ईयर्स पुराने अकाउंट्स जो हैं वो रीओपन हो सकते हैं? तो 8 फाइनेंशियल ईयर्स पुराने अकाउंट आप रीओपन कर सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन 128 क्लोज 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि रिकॉर्ड्स ज़्यादा टाइम तक, 8 साल से ज़्यादा टाइम तक रखने हैं, तो उस केस में क्या होगा? मोर देन 8 ईयर्स भी आप रीओपन कर सकते हो। केस लॉ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इस केस में क्या होता है? 2018 में IL&FS ने क्या करते हैं? डेट ऑब्लिगेशंस, अपने जो लोन है वो पे करने में डिफॉल्ट कर देते हैं। लोन पे करने में डिफॉल्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो IL&FS है इनके अकाउंट्स में कुछ मिसमैनेजमेंट है, एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
एप्लीकेशन जाती है एनसीएलटी को। एनसीएलटी को एप्लीकेशन जाती है कि हमें आईएल&एफएस और उसकी सब्सिडरीज के पिछले 5 साल के क्या करने हैं, अकाउंट को रीओपन करना है एंड रीऑडिट करना है, रीओपन करना है एंड रीऑडिट करना है। अब जो डायरेक्टर्स हैं आईएल&एफएस के, इसके डायरेक्टर्स पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड इनकी कंटेंशन ये होती है कि सेक्शन 130 तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट कोर्ट में प्रूव ना हो जाए, फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट कोर्ट में प्रूव ना हो जाए। उन्होंने बोला कि अगर आपका मियर सस्पिशन है, अगर मियर सस्पिशन है तो मियर सस्पिशन के बेसिस पे आप सेक्शन 130 में नहीं जा सकते हो। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो परमिशन ग्रांट करती है इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलते हैं कि आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो रीओपन किया जा सकते हैं अकाउंट्स। सेक्शन 130 के लिए ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि आप पहले से मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड प्रूव करो इन द कोर्ट। अगर आपके अकाउंट्स की रिलायबिलिटी पे डाउट है, अगर आपके अकाउंट्स की रिलायबिलिटी पे डाउट्स है तो जो अथॉरिटी है वो अप्रोच कर सकती है एनसीएलटी कि हमें जो अकाउंट्स हैं वो रीओपन करने हैं। कोर्ट ने ये भी कंफर्म किया इस केस में कि आप 8 साल तक पुराने जो अकाउंट्स हैं वो रीओपन कर सकते हो, लेकिन अगर सेक्शन 128 क्लोज 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी है कि आपको 8 साल से ज़्यादा प्रिजर्व करने हैं अकाउंट्स, तो उस केस में 8 साल से ज़्यादा भी जो अकाउंट्स है वो रीओपन करे जा सकते हैं। Now, Supreme Court upheld the reopening of accounts of IL&FS and its subsidiary under Section 130 based on serious mismanagement and financial fraud allegations. Moving on to Section number 131, voluntary revision. अब यहाँ पे क्या है, ये voluntary provision है, यानी कि अगर डायरेक्टर्स को ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर बोर्ड रिपोर्ट में कोई कमी है तो वो क्या करेंगे, वो रिवाइज कर सकते हैं। अब ग्राउंड क्या होगा रिवीजन का, इनको अप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा, पहले तो ट्रिब्यूनल पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड किस ग्राउंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब सेक्शन 129 के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट या क्वालिटी सही नहीं है, या फिर अंडर सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट में कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर मिस हो गया है, ठीक है, आपने कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो है वो मिस हो गया। इस केस में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो टू दी एनसीएलटी। रिवीजन कैन बी मेड फॉर एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या है, 3 साल पहले तक के जो अकाउंट्स है आप उनको रिवाइज कर सकते हो। सेक्शन 130 में 8 ईयर्स है, सेक्शन 131 में सिर्फ 3 ईयर्स है। अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी इज मैंडेटरी, भले ही वॉलंटरी है पर आप अपनी मर्जी से अकाउंट्स चेंज नहीं कर सकते, आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिवीजन कैन बी डन ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। रिवीजन की परमिशन एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 132 NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एमसीक्यू में सेक्शन नंबर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन। अब क्या है, सत्यम स्कैम केस के बाद ये रियलाइजेशन होती है कि ऑडिटर्स पे नज़र रखने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। इससे पहले ICAI रेगुलेट करता था, लेकिन फिर क्या बना दिया, NFRA बना दिया। ये सुप्रीम अथॉरिटी है। अब NFRA की कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसमें एक आपके चेयरपर्सन होते हैं जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मैक्सिमम होते हैं 15 मेंबर्स। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मॉनिटर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज रिकमेंड करना, स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस मॉनिटर करना, ऑडिट क्वालिटी को ओवरसीज करना, इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय CAs और ऑडिट फर्म्स ऑफ लिस्टेड और लार्ज कंपनीज,
NFRA के पास जो पावर्स होती हैं वो सिविल कोर्ट वाली पावर्स होती हैं। NFRA किसी भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है एंड अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है अगेंस्ट एनी ऑडिटर तो NFRA ऑडिटर को कितने साल तक डिबार कर सकती है? ऑडिटर को 10 साल तक डिबार कर सकती है। देन पेनल्टीज, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उस केस में ₹1 लाख से लेकर 5 टाइम्स ऑफ द ऑडिट फीस तक का फाइन लगा जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर फर्म है, ऑडिट फर्म है, तो उस केस में ₹5 लाख टू 10 टाइम्स ऑफ द ऑडिट फी तक का आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 134, फाइनेंशियल एंड बोर्ड रिपोर्ट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे तो उसको कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स। उनमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? उनमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, प्लस CEO, CFO और कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है। ठीक है, अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। एक चीज याद रखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये अप्रूव होती है इन दी बोर्ड मीटिंग, अगर वो एक 1 पर्सन कंपनी है उस केस में सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करेगा तो चल जाएगा। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गई है तो अब आप क्या कर दोगे? ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे ताकि ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सके। द ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट क्या क्या होंगे? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो उसके साथ साथ आप बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच करते हो। इसमें क्या क्या होता है? स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप ये बताओगे। डिविडेंड एंड रिजर्व्स बताओगे, कितना डिविडेंड रिकमेंड किया गया और रिजर्व्स में कितने डाले गए, ये सब आप बताओगे। CSR बताओगे, CSR पर कितना खर्चा हुआ है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसमें आप ये बताओगे, डायरेक्टर्स कंफर्म करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो हुए हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी गई हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे गए हैं। अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी है उस केस में ये भी कंफर्म करेंगे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो हैं वो एडिक्वेट है। ये सब कौन कंफर्म करेगा? ये सब कंफर्म करेगा डायरेक्टर्स। अब अगर सेक्शन 134 का वायलेशन होता है उस केस में कंपनी पर ₹3 लाख की पेनल्टी लग सकती है एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर कितनी लगेगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर लगेगी 50,000 का फाइन, ₹50,000 के फाइन। नेक्स्ट, सेक्शन 135 CSR एप्लीकेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 135। CSR का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तब अप्लाई होगा जब एटलीस्ट इन तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। जैसे नेटवर्थ, या तो कंपनी का नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी। अगर यहाँ पे इन तीनों में से एलिजिबल है कहीं पे भी तो अब वो कंपनी क्या करेगी? एक CSR कमेटी बनाएगी। अब इस CSR कमेटी में कौन कौन होंगे? कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे,
मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे और इन 3 डायरेक्टर्स में से मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन अगर कंपनी की CSR स्पेंडिंग ओब्लिगेशन जो है वो 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है, इस केस में CSR कमेटी बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बोर्ड है वही कमेटी का काम कर देगा, राइट। तो वहां पे बोर्ड सफिशिएंट है, CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, CSR स्पेंडिंग रूल। कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी के पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% स्पेंड करना है कंपनी को। एक और चीज याद रखना, आप जब CSR स्पेंडिंग करोगे तो आप प्रेफरेंस दोगे टू द लोकल एरियाज। लोकल एरियाज यानी कि वहां पे जहां पे कंपनी ऑपरेट कर रही है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा CSR एक्टिविटीज के लिए। अर्जेंट CSR अकाउंट। अब यहां पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। अगर कंपनी 2% मैंडेटरी खर्च करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 2% वो खर्च नहीं कर पाती है तो अब क्या होंगे, अब 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जिनका ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर से ज्यादा है। 1 ईयर से ज्यादा है बट मैक्सिमम कितना है, 3 ईयर्स। मैक्सिमम 3 ईयर्स एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। ईयर ऑफ कमेंसमेंट को हटा के 3 साल मैक्सिमम हो सकता है। इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे उनको CSR एक्टिविटी में कुछ डालना था फंड, ठीक है, पैसा खर्च करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, आपका पैसा बच गया है, तो उनको क्या करेंगे, उस पैसे को आप डाल दोगे अनस्पेंड CSR अकाउंट में। अनस्पेंड CSR अकाउंट में डाल दोगे। ये एक स्पेशल बैंक अकाउंट है, स्पेशल बैंक अकाउंट है जो आपको खोलना पड़ेगा। एंड इस अनस्पेंड CSR अकाउंट में आप 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप यहां पे बचा हुआ पैसा ट्रांसफर कर दोगे। अब इसमें क्या होगा, अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसी प्रोजेक्ट पर आपको यहां से पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये जो पैसा आपने अर्जेंट CSR अकाउंट में डाला है, उसी पैसे को आपको अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसी प्रोजेक्ट पर क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब अगर 3 साल खत्म होने के बाद भी पैसा बच जाता है तो उस केस में क्या होगा, आप 30 डेज के अंदर शेड्यूल 7 में जो फंड है आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आप पैसा ट्रांसफर कर दोगे शेड्यूल 7 में जो नेशनल फंड है वहां पे। सेकंड हो सकता है अदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जो आपके फर्स्ट वाले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में फॉल नहीं कर रहे हैं। ये रिलेटेड होता है आपकी जनरल एक्टिविटीज से या वन टाइम डोनेशन से। इस केस में आपको कोई स्पेशल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधा कहाँ जाएगा, पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है, नेशनल फंड शेड्यूल 7 में, वहां पे आपका जो पैसा है वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। कब होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। अब ये भी हो सकता है कि CSR एक्टिविटी से आपको कोई प्रॉफिट हुआ। इस केस में जो CSR एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट होता है आपके बिजनेस को, तो ये बिजनेस इनकम नहीं होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट है आपको इसको लगाना पड़ेगा उसी प्रोजेक्ट में, या फिर आप क्या करोगे, 6 मंथ के अंदर अंदर ये जो शेड्यूल 7 का जो फंड है गवर्नमेंट का, आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ट्वाइस द अनस्पेंट अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ये कंपनी के केस में होता है।
अगर आप CSR पॉलिसी जो है फॉलो नहीं करते हो, उस केस में आपको ट्वाइस दी अनस्पेंट अमाउंट देना पड़ेगा या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लेस, या फिर अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में 1/10 ऑफ अनस्पेंट अमाउंट और 2 लाख, विच एवर इज लेस. नाउ नेक्स्ट CSR इम्पैक्ट असेसमेंट. अब CSR इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि जो पैसा CSR एक्टिविटी में खर्च हुआ है उसका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है ये चेक करना. अब ये किसके लिए मैंडेटरी है? ये उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है जिनका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे ज्यादा की CSR ऑब्लिगेशन हो. किस प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करेगा? ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करेगा जिनका आउटले 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो. ठीक है, यानी कि जिन प्रोजेक्ट्स का मिनिमम जो आपकी स्पेंडिंग है, खर्चा है, वो कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और वो प्रोजेक्ट खत्म हुए मिनिमम 1 साल हो चुका हो. ये प्रोजेक्ट खत्म हुए कम से कम 1 साल हो चुका हो. मस्ट बी डन थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. कंपनी खुद से CSR इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर सकती है, उसको किससे कराना पड़ेगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना पड़ेगा. और ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, अब ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बना के देगी, ये बोर्ड मीटिंग में रखी जाएगी और बोर्ड रिपोर्ट के साथ इसको अटैच किया जाएगा, मैंडेटरी है. कॉस्ट ऑफ असेसमेंट. अब ये जो इम्पैक्ट CSR इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा? इसको भी कंसीडर किया जाएगा CSR एक्टिविटी. इस असेसमेंट का खर्चा होगा, ये भी होगा CSR एक्सपेंडिचर, लेकिन इसकी लिमिट है. इसकी लिमिट क्या है? 2% ऑफ द टोटल CSR स्पेंड ऑफ दैट ईयर और ₹50 lakhs विच एवर इज हाइयर. इतना आपका कॉस्ट ऑफ असेसमेंट हो सकता है. यहाँ पे विच एवर इज हाइयर याद रखना, पहले विच एवर इज लोअर हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इसको हाइयर कर दिया है. नेक्स्ट, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना ली है, AGM में आपने बता दिया है, AGM में रख दिया. अब क्या करोगे? आप ROC के पास आप फाइल करोगे, ये मैंडेटरी है. अब आपको AGM में जब आपने दिखा दी है स्टेटमेंट, अब आपको ROC में फाइल कराना पड़ेगा. जनरली AGM के होने के 30 दिन के अंदर अंदर, AGM के 30 दिन के होने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को भेजनी होगी. इसमें आप क्या क्या फाइल करोगे ROC के साथ में? आप बैलेंस शीट फाइल करोगे, अडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फाइल करोगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल करोगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो फाइल करोगे, और बोर्ड रिपोर्ट है वो फाइल करोगे. कब? AGM के 30 दिन के अंदर अंदर, इन द फॉर्म AOC 4. फाइलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 days ऑफ द AGM. अगर इन एनी केस AGM नहीं होती है, किसी वजह से, तो क्या होगा? AGM की स्केड्यूल डेट के 30 दिन के अंदर स्टेटमेंट फाइल करनी होगी. जिस दिन AGM स्केड्यूल था उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे? स्टेटमेंट फाइल कर दोगे विद ROC, और उस स्टेटमेंट में आप रीजन भी लिखोगे कि AGM क्यों कंडक्ट नहीं कराई गई है. एक और सिनेरियो अराइज होता है, मान लो AGM जो है वो एडजर्न हो गई है, AGM में अकाउंट्स एडॉप्ट नहीं हुए और मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई. तो इस केस में क्या होगा? जो प्रोविजनल अकाउंट्स है आप वो ROC के पास फाइल करोगे विद इन 30 days. जब एडजर्न AGM में अकाउंट्स एडॉप्ट होंगे तो आप क्या करोगे? तो आप फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो फाइल कर दोगे विद ROC विद इन 30 days.
नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138। अब इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट किन किन कंपनीज को है? पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, सभी लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में चार ट्रिगर्स है। वो कौन से? डिपॉजिट्स, अगर 25 करोड़ या ज्यादा हो, 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो। पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग, फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। टर्नओवर अगर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अब इसको याद आप कैसे रख सकते हो? 25, 50, 100, 200, डबल हो रहा है सीधा। प्राइवेट कंपनीज के केस में सिर्फ दो लिमिट्स हैं। टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा। तो उनको क्या कराना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिटिंग करानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है कि ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ये कौन हो सकता है? चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है। अब ये जो चार्टेड अकाउंटेंट है ये प्रैक्टिस में है या नहीं है डजंट मैटर। ये हो सकता है प्रैक्टिस में हो, ये हो सकता है प्रैक्टिस में ना हो। इवन जो एम्प्लॉय सीए है ये भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। सीएमए यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो भी कर सकता है, या कोई भी और प्रोफेशनल जिसे बोर्ड डिसाइड करे वो भी इंटरनल ऑडिटिंग कर सकता है। अब इंटरनल ऑडिटर का क्या स्कोप रहेगा, क्या फंक्शनिंग होगी, क्या मेथोडोलॉजी इंटरनल ऑडिटर यूज करेगा, वो बोर्ड और ऑडिट कमेटी जो है दोनों डिसाइड करती हैं। इंटरनल ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना, फ्रॉड प्रिवेंट करना एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना। ये जो सेक्शन 138 का इंटरनल ऑडिट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर सेक्शन 139, क्योंकि ये जो है आपका इंटरनल ऑडिट इट इज रिलेटेड टू योर इंटरनल मैनेजमेंट। यहां पे इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी अगर है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली है, रजिस्टर करा ली है, तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे? ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे। इफ बोर्ड फील्स शेयर होल्डर अपॉइंट्स इन ईजीएम विद इन 90 डेज। अब अगर जो बोर्ड है वो फेल कर जाता है ऑडिटर अपॉइंट करने को, तो अब वो बोर्ड क्या करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा टू दी मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। एंड अब मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स बुलाएंगे ईजीएम, एंड ईजीएम में 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को। ये जो फर्स्ट ऑडिटर है, ये जो फर्स्ट ऑडिटर होगा ये कितने पीरियड तक होल्ड करेगा पोजीशन? टिल फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम होने तक द फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड हिज पोस्ट। गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय कैग विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को 60 डेज के अंदर अंदर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर कैग फेल कर जाते हैं उस केस में क्या होगा? तो मेंबर्स जो है नेक्स्ट 60 डेज में ईजीएम में अपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स।
Appointed at the first AGM, auditor holds office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the 6th AGM. जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है ना, ये वो ऑडिटर होता है जो कंपनी के रेगुलर ऑपरेशंस के दौरान अपॉइंट होता है। इसको कौन अपॉइंट करते हैं? इसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ऑडिटर का टर्म कितना होगा? फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक इसका टर्म होगा, यानी कि 5 साल। अब जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर की रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। ऑल्सो ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें वो बताएगा कि वो सेक्शन 141 के रूल्स के हिसाब से एलिजिबल है। जब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट कर देती है तो उसको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी टू द ऑडिटर विद इन 15 डेज के अंदर वो ऑडिटर को नोटिफाई करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ऑल्सो इसी 15 डेज के अंदर वो आरओसी को भी नोटिफाई करेगी, फॉर्म फाइल करेगी, फॉर्म ADT 1। एंड नोटिफाई करेगी दैट हमने ये ऑडिटर अपॉइंट किया है। अब गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? कैग अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस केस में शेयर होल्डर्स नहीं अपॉइंट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर क्या होता है? कैग अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब इसका टेन्योर कितना होता है? यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी में होल्ड करते हैं ऑडिटर, वो सिर्फ 1 ईयर्स तक अपॉइंट होते हैं, राइट। ऑडिटर अगली एजीएम जो होगा, अगले एजीएम के कंक्लूजन तक वो क्या करेंगे? ऑफिस होल्ड करेंगे। सिंपल, सिर्फ 1 साल टेन्योर होता है गवर्नमेंट कंपनी में। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 139 क्लोज 2। अब रोटेशन किस किस कंपनी में मैंडेटरी है? पहला तो हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो रोटेट करे। एंड सर्टेन प्रिस्क्राइब कंपनीज, अब वो प्रिस्क्राइब कंपनीज कौन कौन सी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। थर्ड, एनी कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट, जिसकी बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिट्स कितनी हो? 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन कंपनीज को करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल ऑडिटर सिर्फ एक टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ऑडिट कर सकता है। ऑडिट फर्म सिर्फ 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स यानी कि टोटल 10 ईयर्स तक ऑडिटिंग कर सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड, एक बार टर्म खत्म हो गया है तो वो ऑडिटर या फर्म क्या नहीं कर सकती? 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। 5 ईयर का गैप देना मैंडेटरी है। कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स आफ्टर द टर्म एंड्स, इसी को कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। अब एक रूल है द कॉमन पार्टनर रूल। अब इसमें क्या होता है? एक ऑडिट फर्म है ए और दूसरी ऑडिट फर्म है बी। इसमें भी पार्टनर ए बी सी हैं एंड इसमें भी पार्टनर ए बी एंड सी है। अब ये जो ऑडिट फर्म है ये कंपनी XYZ को ऑडिट करती है।
XYZ को ऑडिट करती है। अब इसका क्या होता है, 5 ईयर टर्म जो है फिनिश हो जाता है। तो अब क्या ऑडिट फर्म बी नेक्स्ट 5 ईयर इसको कर सकती है ऑडिट? सो द आंसर इज नो। यही बोलते हैं द कॉमन पार्टनर रूल। आप पार्टनर्स बदलकर रोटेशन बाईपास नहीं कर सकते हैं। यहां पे अगर डी होगा, ई होगा, तब भी नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टनर्स आर कॉमन। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर कंपनी को ऑडिटर को रिमूव करना है 5 साल का टर्म खत्म होने से पहले, तो वो क्या फॉलो करेंगे? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, एक रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, हमने रेजोल्यूशन पास करा लिया। अब क्या होगा? सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन डालोगे एंड उनसे परमिशन लोगे। अब इसके बाद आप कराओगे स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि 75% इन फेवर कि ऑडिटर रिमूव करना है। जब आप ऑडिटर को निकाल रहे हो, निकालने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी पड़ेगी टू दी ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर के पास राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ऑडिटर मस्ट फाइल ADT 3 विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। ऑडिटर खुद भी रिजाइन कर सकता है 5 साल पूरे होने से पहले, और इसके लिए ऑडिटर को 30 डेज के अंदर अंदर ADT 3 में नोटिफाई करना पड़ेगा टू दी ROC। इस फॉर्म में उसको रीजंस ऑफ रेजिग्नेशंस जो हैं वो बताने होंगे। अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता है, नोटिफाई नहीं करता है ROC को इन दी ADT 3, तो इस केस में पेनल्टी लग सकती है ऑन दी ऑडिटर अप टू 50,000 या फिर ऑडिट फी, विच एवर इज लेस। एंड 500 पर डे, 500 रुपये पर डे देने पड़ सकते हैं अगर कंटिन्यूइंग है तो। लेकिन यहां पे कितना है? मैक्सिमम 2 लाख। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ओनली अ चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहा है वो ऑडिटर हो सकता है, या फिर और अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर CAs, फर्म या फिर LLP भी ऑडिटर बन सकती हैं। इसमें केस में क्या होना चाहिए? जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है फर्म या LLP के, वो CAs होने चाहिए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। एक चीज याद रखना कि फर्म के केस में साइन कौन कर सकता है? साइन सिर्फ वही पर्सन कर सकता है, वही पार्टनर कर सकता है जो CA हो। कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP। LLP बन सकती है लेकिन कोई और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती है। ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी के किसी ऑफिसर के पार्टनर हैं या उनके यहां काम करते हैं तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ हिज पार्टनर और रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी ग्रेटर देन 1 लाख ऑफ फेस वैल्यू। यहां पे एक चीज याद रखनी है, डिस्क्वालिफिकेशन हम किसकी बात करें? ऑडिटर की। लेकिन इस केस में 1 लाख ऑफ फेस वैल्यू में एक चीज याद रखना कि जो ऑडिटर है वो खुद 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं कर सकता है कंपनी में जिसका वो ऑडिट करेगा। तो ये ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिटर कोई भी अमाउंट का शेयर जो है उस कंपनी में नहीं खरीद सकता जिसका वो ऑडिट करने वाला है। अगर आपको कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है एंड उस ऑडिटर का रिलेटिव
आपकी कंपनी, सब्सिडरी या होल्डिंग में सिक्योरिटीज होल्ड करता है, लेकिन सिर्फ उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख ऑफ फेस वैल्यू तक, तो आप वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। अगर रिलेटिव इसको क्रॉस कर देता है 1 लाख फेस वैल्यू को, तो अब क्या होगा, इसके पास 60 डेज का टाइम है। किसके पास है, 60 डेज का टाइम रिलेटिव के पास। रिलेटिव के पास 60 डेज का टाइम है कि वो उसको ठीक कर ले, करेक्ट कर ले, लिमिट के अंदर आ जाए, 1 लाख फेस वैल्यू तक अपनी जो लिमिट है वो ले आए। 60 दिन का टाइम मिलेगा। ऑडिटर, अगेन मैं बता रही हूँ, ऑडिटर 1 भी रुपए का शेयर होल्ड नहीं कर सकता है कंपनी में। दिस इज ओनली फॉर द रिलेटिव्स। दूसरी रिलेटिव क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरी आपकी रिलेटिव डिस्क्वालिफिकेशन है बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आपका कंपनी के साथ कोई और कमर्शियल रिलेशन है एक्सेप्ट नॉर्मल प्रोफेशनल सर्विस जो आप दे रहे हो ऑडिटर, एज एन ऑडिटर, उससे अलग अगर आपका कोई कमर्शियल रिलेशन है कंपनी से, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड है। थर्ड, अगर आप कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, अगर कंपनी ने आपको कन्विक्ट किया है फॉर फ्रॉड, तो आपको जो पनिशमेंट मिली है उसके 10 ईयर्स तक आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। एक चीज और याद रखना, सीलिंग लिमिट होती है सीए की। एक जो सीए है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज को ऑडिट कर सकता है, लेकिन इस 20 कंपनीज की लिमिट में एक्सक्लूड होता है कौन कौन सी कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। ये 20 की लिमिट में नहीं आएगी, 20 की सीलिंग में नहीं आएगी। तो सीए मैक्सिमम 20 कंपनीज को ऑडिट कर सकता है, जिसमें ये सब एक्सक्लूडेड है। डेट डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, इज इनडेटेड टू द कंपनी ऑफ ग्रेटर देन 5 लाख। अगर आप पर कंपनी के 5 लाख से ज्यादा का उधार है, उस केस में भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। हैज गिवन गारंटी फॉर थर्ड पार्टी टू कंपनी फॉर ग्रेटर देन 1 लाख। अगर आपने किसी तीसरे पर्सन के लिए 1 लाख से ज्यादा की गारंटी दी है कंपनी को, तो भी आप क्या हो, डिस्क्वालिफाइड हो। रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू ₹1 लाख इफ एक्सीड 60 डेज टू करेक्ट। 60 दिन में अपनी पोजीशन करेक्ट कर ले। नेक्स्ट, सेक्शन 143, पावर्स एंड ड्यूटीज। अब क्या क्या राइट्स हैं एक ऑडिटर के पास में। राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स एट ऑल टाइम्स वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एल्सवेयर। ऑडिटर को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर्स का एक्सेस ऑल टाइम्स होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या कहीं और हो। सेकंड, आपके पास क्या राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन का। वो कंपनी के ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है जो उसे ऑडिट के लिए नेसेसरी लगती है। थर्ड, एक्सेस टू सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को उसकी सब्सिडरीज के रिकॉर्ड चेक करने का भी पूरा राइट है। वो सब्सिडरीज के भी रिकॉर्ड्स जो है चेक कर सकता है। अब ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा, लोन्स एंड एडवांसेस। क्या लोन्स प्रॉपरली सिक्योर्ड है और क्या लोन्स के जो टर्म है वो कंपनी के अगेंस्ट है। ये आप बुक एंट्रीज चेक करोगे अच्छे से। सेल ऑफ एसेट्स देखोगे कि कहीं जो एसेट्स है वो लो प्राइस में तो नहीं बेच दिए। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स, कि कहीं जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे डायरेक्टर्स के वो बिजनेस एक्सपेंस में तो शो नहीं किए हैं। कैश फॉर शेयर्स, अगर आपने जो शेयर्स हैं वो कैश में सेल किए हैं तो क्या आपकी कंपनी को एक्चुअली शेयर रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, ये ऑडिटर देखेगा। क्या लोन्स को एज ए डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया गया, ये भी कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर की ड्यूटी है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान फ्रॉड का पता चलता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी है। If auditor has reason to believe that a fraud involving
1 crore or more is being committed. Report to board or audit committee within 2 days. Forward response plus on report to central government within 60 days. ऑडिटर को इमीडिएटली या विद इन 2 days रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द बोर्ड और ऑडिट कमेटी, और उनके रिप्लाई के बाद, जब बोर्ड और ऑडिट कमेटी रिप्लाई कर देगी उसके 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर अंदर आपको उनका रेस्पॉन्स अलोंग विद अपनी खुद की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एमसीए को सबमिट करनी पड़ेगी, एमसीए को रिपोर्ट करनी पड़ेगी इन दी फॉर्म ADT 4। पहले इनिशियल 2 days में आप बोर्ड या ऑडिट कमेटी को नोटिफाई करोगे कि ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। बोर्ड या ऑडिट कमेटी जो है अपना रेस्पॉन्स देगी। जिस दिन रेस्पॉन्स आ गया, जिस दिन आपका रेस्पॉन्स आया उसके 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करनी पड़ेगी रेस्पॉन्स ऑफ द बोर्ड और ऑडिट कमेटी अलोंग विद द ऑडिटर्स ओन रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एमसी। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144। The auditors shall not provide directly or indirectly the following to the company or its holding or subsidiary: accounting, bookkeeping services, internal auditing, financial design of financial information systems, also include actuarial, investment advisory and management services। अगर आप ऑडिटर हैं तो कंपनी को आप कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते हो, इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी। कौन कौन सी है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आप खुद ही अकाउंट्स बना रहे हो और खुद ही ऑडिट कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो, सेल्फ रिव्यू नहीं कर सकते। आप खुद ही अकाउंट्स बना रहे हो और खुद ही ऑडिट कर रहे हो, डेट विल नॉट बी प्रॉपर। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। सेकेंड, इंटरनल ऑडिट। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है। थर्ड, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप आईटी सिस्टम नहीं डिजाइन कर सकते उनके लिए। एक्चुरियल सर्विस, इंश्योरेंस रिलेटेड टेक्निकल कैलकुलेशंस जो है आप नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस आप नहीं दे सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, ये एडवाइस आप नहीं दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, फंड रेजिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर में हेल्प नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट सर्विसेज, आप मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। अगर आपने इनमें से किसी भी प्रोहिबिटेड सर्विस में अगर आपने क्या किया, कोई भी सर्विस दे दी है, तो आप क्या हो जाओगे, अंडर सेक्शन 141 आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट, सेक्शन 147 पनिशमेंट्स। अगर कोई ऑडिटर या कंपनी इन रूल्स को वायलेट करती है तो उस केस में क्या पेनल्टी हो सकती है। फॉर इन द केस ऑफ कंपनी मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 5 लाख। अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उस केस में फाइन होगा ₹10,000 टू 1 लाख। ऑडिटर जनरल, अगर ऑडिटर ने जनरल वायलेशंस करा है यानी कि उसने नेग्लिजेंस थी उसकी, तो उसने वायलेशन कर दिया, उस केस में 25,000 टू मैक्सिमम 5 लाख या फिर 4 times दी ऑडिट फी। नेक्स्ट, अगर ऑडिटर ने विलफुली जो है वायलेट किया है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट 1 year प्लस फाइन एंड जो आपने फी ली है वो आप रिफंड करोगे। फाइन कितना? मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 25 लाख या फिर 8 लाख दी ऑडिट फी, 8x दी ऑडिट फी। जितनी आपने ऑडिट फीस ली है उसके 8 गुना, जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा वो।
नेक्स्ट सेक्शन 148 कोस्ट ऑडिट. Central government may direct the audit of cost records for companies in specified industries, regulated or non-regulated sectors. सेक्शन 138 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दे सके कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए और उनका कोस्ट ऑडिट करवाने के लिए. इसको कौन करता है? इट इज कंडक्टेड बाय कोस्ट अकाउंटेंट. कोस्ट अकाउंटेंट जो है कोस्ट ऑडिट करता है. कोस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड अपॉइंट करता है कोस्ट ऑडिटर को. स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी कोस्ट ऑडिटर. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो कोस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता है. ये जो कोस्ट ऑडिटर है इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 180 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमने ये कोस्ट ऑडिटर जो है ये अपॉइंट किया है. अब कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू दी बोर्ड. बोर्ड को सबमिट करता है कोस्ट ऑडिटर एंड बोर्ड क्या करेगा? रिपोर्ट मिलने के बाद, कोस्ट ऑडिटर से रिपोर्ट मिलने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट सत्यम स्कैम देखते हैं. अब सत्यम स्कैम में क्या होता है? अराउंड 7,000 करोड़ का फ्रॉड सामने आता है. एंड इसी सत्यम स्कैम की वजह से क्या होता है? सेक्शन 132 NFRA आता है, इंट्रोड्यूस होता है. एंड रोटेशनल नॉर्म्स आते हैं फॉर द ऑडिटर्स इन 2013 एक्ट टू एंश्योर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ओवरसाइट. अब इस केस में होता क्या है? जनवरी 2009 में बी रामालिंगा राजू ये होते हैं चेयरमैन सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के. 7,000 करोड़ का अकाउंटिंग फ्रॉड ये करते हैं. अब ये करते कैसे हैं? ये फिक्टिशियस बैंक बैलेंस दिखाते हैं. ये दिखाते हैं कि 5,000 करोड़ का हमारे पास क्या है? बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. 7,500 फेक इनवॉइसेस ये जनरेट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी हाई है. सेकंड, ये क्लेम करते हैं कि इनके पास 53,000 एम्प्लॉइज हैं, जबकि इन रियलिटी इसमें से 13,000 तो नॉन एग्जिस्टेंट थे. और इनकी जो सैलरी है ये डाइवर्ट करते थे किसको? प्रोमोटर्स को. इस केस में क्या हुआ? ऑडिटर्स ने कभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ही नहीं किया दी बैंक बैलेंसेस. इन्होंने रिलाई किया सर्टिफाइड कॉपीज पर. जो भी सर्टिफाइड कॉपीज जो है मैनेजमेंट ने दी, ऑडिटर्स ने इस पर रिलाई कर लिया. रादर इनकी ड्यूटी क्या थी कि ये वेरीफाई करे बैंक बैलेंसेस खुद से. डायरेक्ट कंफर्मेशन कभी इन्होंने ली ही नहीं बैंक से. इंटरनल ऑडिट जो है वो कंप्लीटली बाईपास करा गया था. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. एंड सत्यम स्कैम ही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से हमें कंपनीज एक्ट 2013 लेके आना पड़ा और उसमें चेंजेस इंक्लूड करने पड़े, जैसे कि NFRA का क्रिएशन. सेल्फ रेगुलेटरी पावर ICAI से ले ली गई एंड एक इंडिपेंडेंट एजेंसी क्रिएट की गई NFRA. मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन आया अंडर सेक्शन 139 ताकि जो ऑडिटर्स हैं वो कंफर्टेबल ना हो जाए, एक दूसरे को जानने ना लगे. इस वजह से क्या हुआ? सेक्शन 139 लेके आया गया ताकि मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर मिल ना सके. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई हैव डिस्कस चैप्टर 8, 9 एंड 10. इसके बाद में आई विल बी ब्रिंगिंग द MCQs ऑन चैप्टर 8, 9 एंड 10. प्लीज़ डू वॉच आउट दी वीडियो. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यू कैन रिसीव द PDF. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.